क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ 5 लोगों ने मिलकर और मुझे नशीला पदार्थ दे दिया कोल्ड ड्रिंक में, और पानी भी पिलाया था और कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई थी। और ये नहीं पता कि क्या किस में नशीला पदार्थ था। और जब मैं नशे में बेहोश होने लगी तो उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरी अगले दिन को सुबह को आंखें खुली, तब मैंने देखा कि उसमें एक लड़का जिसका नाम नितिन है, तेज नाम है उसका, और घर का नाम नितिन है, और वो रिठाली का रहने वाला है। उसके साथ 2 लड़के और थे, एक नाम उसका लड़के का रोहित, एक लड़के का नाम पंकज है। इन तीनों ने मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती की और रात भर पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करा। और सुबह जब मैं उठी और मैं चिल्लाने लगी तब इन्होंने मुझे दिखाया कि हमने तेरी फ़ोटो और वीडियो बना ली हैं, और अगर तूने किसी को कहीं भी कुछ जाके बताया तो हम तेरी फ़ोटो और वीडियो वायरल कर देंगे। कब की घटना है ये? ये मई के महीने की घटना है। इसमें मुझे एग्जैक्ट डेट का कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मई के ही लास्ट में की घटना है। आपने इसमें कार्रवाई वगैरह कहीं करा? हाँ, मैंने जब ये 2 महीने तक मुझे ब्लैकमेल करते रहे और मुझे इन्होंने उस बीच कई बार बुलाया, जब मैं आने से इनकार कर देती थी तब ये लोग मुझे धमकी देते थे कि फ़ोटो और वीडियो वायरल कर देंगे और सब में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी और फिर हमसे मत कहना। उसी चीज़ को लेकर के मैं बहुत परेशान थी, मेंटली डिस्टर्ब थी, कुछ समझ में नहीं आता था। तो 2-4 बार जब भी इन्होंने मुझे बुलाया मैं गई, लेकिन जब मैं उस दौरान गर्भवती हो गई और मैंने इसको बताया नितिन को कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो इसने मुझे लास्ट 29 तारीख को बुलाया, 29 जुलाई को बुलाया, और 29 जुलाई को वो बुलाकर मुझसे कहा कि हम तुम्हारी फ़ोटो और वीडियो सब डिलीट कर देंगे और तुम आकर अपने हाथ से ही डिलीट कर देना। और जब मैं उस दिन गई तो उस दिन जहाँ पर इसके मामा का घर है, बैंक कॉलोनी खुशालपुर में, उसके मामा का नाम पप्पल उर्फ विपिन है। उन्होंने मुझे 5 ने 2 लोग और मिले यहाँ पर, एक इसके मामा थे पप्पल और एक लड़का और था, वो नितिन का दोस्त था संजीव। इन 5 ने मिलकर मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया और मुझे ज़बरदस्ती कुछ पिलाने लगे। और जब मैंने नहीं पिया तो मेरे हाथ पैर पकड़ के और मुझे मारा भी इन्होंने, और मार पीट के मुझे ज़बरदस्ती वो पिलाया। उसे पीने के बाद मैं बेहोश होने लगी, और जब मेरी सुबह में अगले दिन आंखें खुलने लगी तब मुझे पता चला कि मुझे ब्लीडिंग हो रही थी बहुत तेज़, और ये लोग सब बारी बारी से मेरे साथ बलात्कार कर रहे थे। फिर मैंने कमरे में, इन्होंने मुझे बंद कर दिया और मैं चिल्लाने लगी। तब इन्होंने कहा कि अब तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि तू गर्भवती है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और जो तुझसे हमारा हो वो कर ले। इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, उल्टी सीधी गालियाँ दी, बदतमीजी बोला, मुझे चरित्रहीन बोला और पता नहीं क्या क्या बोला। जब मैं बहुत ज़्यादा मुझे रक्तस्राव हो रहा था तो उस समय मैं अपने घर पहुंची, और घर पहुंचने के बाद मैं 2-3 दिन तक किसी को कुछ नहीं बता पाई। फिर मैंने हिम्मत करके ये फैसला लिया कि अब मुझे अपनी माँ और भाई को बताना है। फिर मैंने 2-3 दिन बाद अपनी माँ और भाई को ये सब कुछ बताया, और बताने के बाद जब मेरे भाई को पता चला तब मेरे भाई ने इसके नंबर पर फ़ोन करके इससे कहा कि हम तेरे ही घर आके और सब में तेरी जो करतूत तूने करी है वो सबको बताएंगे। तो इसने ये 4 तारीख में वहाँ से भाग आया और मुरादाबाद में आके इसने मेरे भाई से कहा कि यहाँ पर आके मुझसे मिल लो, जैसे तुम कहोगे वैसे हो जाएगा। और ये मेरे भाई को फैलाने फुसलाने लगा फ़ोन पर ही। फिर 5 तारीख में इसने मुझे बुलाया, कहने लगा कि तुम यहाँ आ जाओ और जैसे भी तुम कहोगी, जहाँ भी कहोगी, मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा, जैसे भी कहोगी। और मैं 5 तारीख में जब गई तो इसने मेरे सामने तो फ़ोन में से वीडियो और फ़ोटो डिलीट कर दिए थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने 5 ने मिलकर मुझे एकदम से कपड़ा सुंघाया कुछ और मुझे बेहोश कर दिया। और जब मैं होश में आई तो मुझे रात को 1:30 बजे FCI गोदाम के सामने एक काले रंग की गाड़ी थी सफारी, उस पर सांसद लिखा हुआ था, ये उसमें मुझे छोड़ के चले गए। मैं सभी लोगों से, सभी कप्तान साहब के पास भी 3 बार जा चुकी हूँ, DIG साहब के पास भी जा चुकी हूँ, और जो मेरी विवेचना कर रहे हैं दरोगा यासीन जी, उनसे भी मैं कई बार मिल चुकी हूँ। और वो मिलने के बाद उन्होंने मुझ पे हमेशा से ही, जब से मेरा मुकदमा पंजीकृत हुआ है तब से मुझ पे फैसले का दबाव बनाया। कहने लगे कि तुम फैसला कर लो, इसे माफ़ कर दो, इससे गलती हो गई है, ये नादान है। और जब मैं नहीं मानी तो फिर कहने लगे कि अच्छा इससे तुम्हारी शादी करा देंगे, यहाँ तुम्हें मकान दिला देंगे, आराम से इसके साथ रहना। मैं तब भी नहीं मानी तो उन्होंने मेरे मुकदमे में
लीपापोती कर दी और राजनीतिक दबाव में, और इन लोगों से पता नहीं पैसे लिए या क्या करा। और वो तब तो मुझे शक था कि इन्होंने पैसे ही लिए हैं, लेकिन अब मैं 101% श्योर हूँ कि इन्होंने उसमें बहुत मोटी रकम वसूल करी। मेरे दरोगा जी ने 5 लाख रुपए इन मुलजिमों से लेकर मेरी जिन धाराओं में मेरा मुकदमा पंजीकृत हुआ था वो धाराएं निकाल दी और उसमें से कुछ आरोपी के नाम भी निकाल दिए। इस संबंध में मैं पहले भी कप्तान साहब के पास 2 बार गई अपनी विवेचना स्थानांतरित कराने के लिए। वहां से भी मुझे कोई मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, मुझे कोई भी सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मैं फिर डीआईजी साहब के पास गई। डीआईजी साहब से भी मैंने हर जगह अपने दरोगा की कंप्लेंट करी कि वो भ्रष्टाचार में लुप्त है, वो 5 लाख रुपए ले चुके हैं, मेरे मुकदमे में एफआईआर लगाना चाहते हैं। तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब अंत में आके पता चला है कि इन्होंने मेरा आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया है और मेरी चार्जशीट में इन्होंने संगीन धाराएं जितनी भी थी वो निकाल दी हैं और मुलजिमों के नाम निकाल दिए हैं। अब मैं पुनः विवेचना के लिए कप्तान साहब के पास दोबारा गई और उन्होंने मुझसे कहा कि हमने सीओ साहब को आदेश कर दिए हैं। जब मैं सीओ साहब से मिली तो सीओ साहब छुट्टी पर थे। फिर उसके बाद मैं सीओ साहब से मिली तो सीओ साहब ने भी मुझे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। मैं 4-5 दिन से रोज सीओ ऑफिस जाती हूँ और वहाँ अपने समय बर्बाद करती हूँ, 3-4 घंटे बैठती हूँ और आ जाती हूँ। अभी सीओ साहब से मेरी मुलाकात तो नहीं हो पाई है। क्या चाहते हैं आप इसमें? मैं इसमें न्याय चाहती हूँ। जिन धाराओं में पुलिस ने मेरा मुकदमा पंजीकृत करा था वो धाराएं, उन्हीं धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। जिन आरोपियों के नाम निकाल दिए हैं वो आरोपियों के नाम वापस आने चाहिए। मुझे न्याय चाहिए, बस मैं न्याय के लिए ही लड़ रही हूँ और मुझे पुलिस प्रशासन से किसी भी तरीके की अब तक न्याय की कोई मदद नहीं मिली है और कहीं से कहीं तक भी मुझे न्याय की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं 21 तारीख में डीआईजी साहब के ऑफिस पर जाकर आत्मदाह कर लूंगी दोपहर के 2 बजे।